एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 ज्योग्राफी से एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से कवर करेंगे, पूरा चैप्टर देखेंगे, वो भी जल्द से जल्द। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि ये चैनल भी ग्रो हो जाए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है। तो चलिए अब बिना किसी देर के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करता है, यानी खेती बाड़ी करता है, और एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का बैकबोन है। तो अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं। तो पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो एक छोटे से पैच ऑफ लैंड में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स और फैमिली लेबर्स की मदद से। प्रिमिटिव टूल्स यानी पुराने टूल्स जो हो गए उनकी हेल्प से और फैमिली लेबर्स की मदद से। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इस एग्रीकल्चर में जो ट्राइबल्स होते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं वो एक पैच ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, यानी उसे साफ करते हैं एंड उसके बाद उसे जला देते हैं अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, और उसे कुछ सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि जो नेचर है वो अपनी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर सके, यानी फिर से अपनी फर्टिलिटी गेन कर सके एंड उसके बाद वो उसमें खेती बाड़ी यानी फार्मिंग करते हैं। तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों में, जैसे कि इसे झमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, इसे दीपा कहा जाता है बस्टर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, इसे मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है और सेंट्रल अफ्रीका में इसको मसोल कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम दे रखे हैं आपके बुक में, आप बुक को प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इस तरह का फार्मिंग उन एरियाज में किया जाता है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और लैंड जो है वो बहुत ही कम है। तो वहां पर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का इस्तेमाल होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इसका मेन फीचर है कि मॉडर्न इनपुट्स जो है उनका हाई डोजेस लिया जा सके, जैसे कि HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल करके यानी मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो कॉमर्शियल फार्मिंग का ये मेन फीचर होता है। तो इसके अलावा द प्लांटेशन जो है वो भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग है, जिसमें एक सिंगल क्रॉप को लार्ज स्केल में उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, और इसके लिए एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है और प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देखें तो टी का प्लांटेशन होता है असम में, कॉफी का प्लांटेशन होता है कर्नाटका में। 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। तो पहला है रवि क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप और तीसरा जेड क्रॉप्स। तो रवि क्रॉप्स का याद रखना, इसका एग्जाम्पल है व्हीट। तो जो व्हीट होता है उसको अक्टूबर या दिसंबर के महीने में बोया जाता है, यानी कि ठंड के मौसम के करीब बोया जाता है, और उसका हार्वेस्ट होता है अप्रैल और जून के महीने में, अप्रैल टू जून के महीने में उसका हार्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा रवि क्रॉप्स का एग्जाम्पल हो गया बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। एंड खरीफ क्रॉप्स का याद रखना, खरीफ क्रॉप में अपना होता है पैडी यानी राइस। तो पैडी को बोया जाता है ऑन सेट ऑफ मॉनसून में, यानी मॉनसून आने से पहले, यानी मई जून के महीने में, और इसका हार्वेस्ट होता है सितंबर और अक्टूबर में। तो राइस की खेती जो है वो ऑन सेट ऑफ मॉनसून यानी मॉनसून आने से पहले क्यों बोया जाता है? क्योंकि राइस के लिए बहुत ही ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो गया मेज, ज्वार। नेक्स्ट है जेड क्रॉप्स। तो जेड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें रबी और खरीफ सीजन के बीच में उगाया जाता है, जैसे कि मार्च या जून के महीने में। एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकुम्बर, ये सारे जेड क्रॉप्स हो गए।
अब इंडिया के जो मेजर क्रॉप्स है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है राइस। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, याद रखना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टेपल फूड होता है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का, यानी ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो है वो राइस कंज्यूम करते हैं और उनका स्टेपल फूड होता है। इसके अलावा राइस को उगाने के लिए रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की जरूरत होती है और टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। अब राइस को लो रेनफॉल एरियाज में प्रॉपर इरिगेशन की मदद से भी उगाया जा सकता है। तो अब मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो पहला की तमिलनाडु और केरला, क्योंकि वहां पर बहुत सारे राइस के आइटम्स बनते हैं, लाइक फूड आइटम्स लाइक इडली डोसा, सांबर डोसा, तो ये सब राइस के बनते हैं, इसलिए तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी राइस की खेती होती है, अपना यूपी बिहार तो है ही, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, असम, ठीक है, इन सब जगहों पर भी राइस की खेती होती है। अब नेक्स्ट है वीट। तो वीट जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो ये वहाँ का मेन फूड होता है। नॉर्थ इंडिया देख लो या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की डिशेस देख लो, ज्यादातर वीट की होती है। नेक्स्ट है कि ये रबी क्रॉप होता है, इसलिए ये कूल सीजन में उगाया जाता है, यानी कूल सीजन की इसको जरूरत होती है। और राइपेनिंग के टाइम पर यानी पकने के टाइम पर इसको ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है। वीट को रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है। दो इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स है हमारे कंट्री में। पहला है गंगा सतलेज प्लेन्स और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन। इसके अलावा मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, ऑब्वियसली है ही। इसके अलावा अपना राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्रॉप है अपना पल्सेस यानी दाल। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर है पल्सेस का, और ये मेन सोर्स है प्रोटीन का इन वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर, यानी किस तरह के पल्सेस उगाए जाते हैं, किस टाइप के, लाइक उड़द, अरहर, मसूर, पीस, अरहर। तो आप लोग दाल तो खाते ही होगे, तो आपको उसका टाइप्स तो पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लो। अब पल्सेस को कम मॉइस्चर की जरूरत होती है और ये ड्राई क्लाइमेट में भी सरवाइव करते हैं। तो क्योंकि ये लेगुमिनस क्रॉप होते हैं, इसलिए इन्हें रोटेशनल क्रॉप के रूप में उगाया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन किया जा सके, फिक्स किया जा सके बाय नाइट्रोजन। तो सभी पल्सेस को रोटेशनल क्रॉप के रूप में उगाया जाता है एक्सेप्ट अरहर, यानी जो अरहर दाल होती है उसको छोड़कर बाकी सारे जो पल्सेस होते हैं उनको रोटेशनल क्रॉप्स के रूप में उगाया जाता है ताकि सॉइल का जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो सके, सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो सके बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्रॉप है अपना मेज। मेज जो है वो एक ऐसा क्रॉप है जिसे फूड एज वेल एज फॉडर दोनों के लिए यूज किया जाता है, यानी इंसान के खाने के लिए भी एज वेल एज एनिमल्स यानी जो कैटल्स होते हैं उनके खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये एक खरीफ क्रॉप होता है बट ऑल्सो रबी क्रॉप इन बिहार, यानी बिहार में ये रबी क्रॉप होता है, यानी रबी सीजन्स में उगाया जाता है। इसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है। अब मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तेलंगाना। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी, तीन इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जो हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं और इनका हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, यानी इनमें न्यूट्रिशंस भर भर के होती हैं। तो अब ज्वार की बात करें तो ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ये रेन फेड क्रॉप है जिसे मोस्टली मॉइस्ट एरिया में उगाया जाता है और हार्डली इरिगेशन की जरूरत होती है। और मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, एपी यानी आंध्र प्रदेश और एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसके अलावा बाजरा की बात करें तो बाजरा सैंडी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा।
इसके अलावा रागी की बात करें तो रागी जो है वो एक ड्राई रीजन का क्रॉप है और ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। और रागी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रफेज होता है, इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स देख लेते हैं तो पहला है शुगर केन। शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप होता है। इसे टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होता है। ये क्रॉप वैरायटी ऑफ सॉइल में उग सकता है। इसे मैनुअल लेबर की जरूरत होती है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी बोने से लेकर कटाई करने तक इसे मैनुअल लेबर की जरूरत होती है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और मेजर स्टेट्स देख लेते हैं जहां पर शुगर केन की खेती होती है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब बात कर लेते हैं ऑयल सीड्स की। तो इंडिया में जितना भी टोटल क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरिया है उसमें से 12% एरिया में ऑयल सीड्स उगाया जाता है। मेन ऑयल सीड्स जो इंडिया में उगाया जाता है वो है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसे तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स और सनफ्लावर। और मोस्ट ऑफ देम आर एडिबल, यानी हम इसे कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब ग्राउंडनट की बात करते हैं तो ये एक खरीफ क्रॉप है और गुजरात इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सीसम की बात करें तो ये एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और ये एक रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। अब कैस्टर सीड की बात करें तो ये खरीफ एज वेल एज रबी क्रॉप किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं टी की, यानी चाय की। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है। अब टी को हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजियंस में थ्रू आउट द ईयर अच्छे से उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है जिसमें ह्यूमस हो और ऑर्गेनिक मैटर हो। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी यहाँ पर लेबर ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉफी। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है उसमें से 3.5% इंडिया प्रोड्यूस करता है। और इंडिया का जो कॉफी है उसे ग्लोबली गुड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो अरेबिका वैरायटी जिसे यमन से लाया गया था उसे इंडिया में उगाया जाता है और इसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो इसे इनिशियली में यानी स्टार्टिंग में बाबा बुडान हिल्स में उगाया जाता था और आज तक इसे सिर्फ नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ही उगाया जाता है। इसके अलावा अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो 2014 में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स दोनों का ही प्रोड्यूसर है। मैंगोस जिसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। ऑरेंजेस जो कि नागपुर और चेरापूंजी यानी मेघालय में। बनानास जिसे केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार के। पाइनएप्पल्स मेघालय के। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। तो ये सारे जो फ्रूट्स मैंने आपको बताया इन सारे स्टेट्स के, इनके बहुत ही ज्यादा डिमांड है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यानी इन स्टेट्स के लिए ये सारे फ्रूट्स फेमस है। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन होते हैं उनमें से 13% इंडिया प्रोड्यूस करता है। एंड इसके अलावा इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है पी का, कॉलीफ्लावर का, ऑनियन का, कैबेज का, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो का। इसके अलावा नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें तो पहला है अपना नेचुरल रबर। तो इंडिया जो है वो फोर्थ ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का। रबर जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है लेकिन इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में। क्लाइमेट इसे मॉइस्ट और ह्यूमिड चाहिए होता है। रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर जो है वो अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और ये किन स्टेट्स में उगाया जाता है, ऑब्वियसली अब इतना टेम्परेचर चाहिए होगा तो इसे
केरला, तमिलनाडु, अंडमान इन सभी जगहों पर उगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो पहला आता है सिल्क। तो सिल्कवॉर्म को ग्रीन मलबेरी लीव्स खिलाया जाता है और रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क उसे सेरीकल्चर कहते हैं, यानी सिल्कवॉर्म को रेयर करना ताकि सिल्क का प्रोडक्शन हो सके उसे सेरीकल्चर कहते हैं। दूसरा फाइबर क्रॉप है अपना कॉटन। तो इंडिया जो है होम है ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ब्लैक कॉटन सॉइल जो डेक्कन में पाए जाते हैं वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है कॉटन प्लांटेशन के लिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है इसके ग्रोथ के लिए और इसे 6 से 8 महीने लग जाते हैं। अब जिन स्टेट्स में कॉटन उगाए जाते हैं उनके नाम है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में। अब थर्ड अपना फाइबर क्रॉप है जूट, जिसे गोल्डन क्रॉप भी कहा जाता है और इसके ग्रोथ के टाइम पर इसे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और इसे गनी बैग्स बनाने में, मैट बनाने में, रोप्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन स्टेट्स में जूट उगाए जाते हैं उनका नाम है वेस्ट बंगाल, असम और बिहार। तो अब बात करें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी हजारों साल पहले से प्रैक्टिस होता आ रहा है, यानी हजारों साल पहले से ही हम एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं। तो अब बिना टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के एक लैंड को कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से इस चीज ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की गति में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो इरिगेशन में डेवलपमेंट होने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे फार्मर्स इंडिया में मॉनसून पर डिपेंड रहते हैं और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड रहते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने खेती बाड़ी के लिए। तो अब बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए ये तो एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो मोर देन 60% पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है एंड इसलिए इसमें कुछ सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, यानी टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने की जरूरत है। एंड इसी चीज की वजह से इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए थे। पहला था कलेक्टिवाइजेशन। अब कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है? तो कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे फार्म्स को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाना एंड वो जो फार्म होगा वो स्टेट के ओनरशिप में होगा, यानी स्टेट उसे कंट्रोल करेगा। दूसरा था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे फील्ड को यानी खेतों को या फिर बटे हुए खेतों को एक या दो बड़े फील्ड में यानी बड़े खेत में कन्वर्ट कर देना। तो अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, यानी कि अगर किसी फादर के पास जमीन है तो वो जमीन उनके बेटों में बराबर हिस्सों में बट जाएगी। तो इसकी वजह से जो जमीन है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की जरूरत पड़ जाती है। और तीसरा था एबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो जमींदारी सिस्टम क्या था मैं आपको बताती चलूं। तो उसमें क्या था कि जो जमींदार थे वो अपनी जमीन को फार्मर्स को दे दिया करते थे खेती बाड़ी करने के लिए और फार्मर्स को उसके बदले में टैक्स पे करना होता था ब्रिटिशर्स को, यानी ब्रिटिशर्स ने ये जमींदारी सिस्टम को लॉन्च किया था तो फार्मर्स को टैक्स पे करना होता था। तो ये जो जमींदार थे ये फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट किया करते थे एंड वो अपने लिए कुछ कमीशन रख के बाकी का पैसा ब्रिटिशर्स को यानी सरकार को पे कर दिया करते थे। तो प्रॉब्लम क्या था कि ये जो टैक्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा हाई होते थे, बहुत ज्यादा होते थे एंड जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फार्मर्स को सफर करना पड़ता था। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे एंड इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960s और 1970s में एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स किए, यानी उन्होंने कुछ चेंजेस किए ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके, जिसमें से पहला था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था?
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में शुरू हुआ था, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर में मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को अपनाया गया था, जैसे कि HYV सीड्स का यूज होना, मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स का यूज होना, इरिगेशन फैसिलिटीज लाए गए थे, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सभी का यूज करना। तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड दूसरा था व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन एक प्रोग्राम था जिसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970s में लॉन्च किया था, जो कि अमूल के फाउंडर है। तो इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का एम था कि हमारे कंट्री में मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और इंडिया को एक सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बनाना इन मिल्क प्रोडक्शन। बट ये सारे जो रिफॉर्म्स थे ये कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही डेवलप हो पाए, एंड जिसकी वजह से कुछ और टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लॉन्च हुए, जैसे कि पहला था प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, यानी कि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज कुछ हो जाएगा क्रॉप्स को, तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा। एंड दूसरा था कि ग्रामीण बैंक्स बनाया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कुछ ऐसे बैंक्स बनाए जाएंगे जो कि फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड और PAIS यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसे कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस करे थे, ताकि फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। एंड इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे रेडियो और टेलीविजन में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया था। प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी कि कितने प्राइस पर वो फार्मर से क्रॉप्स खरीद सकते हैं, अनाउंस किए थे, ताकि गवर्नमेंट जो है वो चेक कर सके कि जो मिडिल मैन होते हैं, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो फार्मर्स को कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अब एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में। तो एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। इसके अलावा ये 1951 से जो GDP का शेयर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। एंड इसके अलावा 2010 और 11 के डेटा के अकॉर्डिंग 52% जो वर्क फोर्स थे वो फार्मिंग सेक्टर में ही एम्प्लॉयड थे। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए थे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। पहला कि गवर्नमेंट ने ICAR को स्टैब्लिश किया था। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप किए, वेटरनरी सर्विसेज प्रोवाइड किए और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले। इसके अलावा उन्होंने वेदर फोरकास्ट को भी इम्प्रूव किया। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो सके। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोई न्यू फेनोमिना नहीं है, ये कोलोनाइजेशन पीरियड से चलता आ रहा है। 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए थे, उस टाइम से इंडियन स्पाइसेस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं और जो साउथ के फार्मर्स हैं उनको एंकरेज किया जाता था ये सारे क्रॉप्स उगाने के लिए। आज तक इंडिया से इंडियन स्पाइसेस जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड में कॉटन बेल्ट्स जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट किया था इंडिया के तरफ और उन्होंने कॉटन को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था एज अ रॉ मटेरियल अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि मैनचेस्टर और लिवरपूल में थे, ये दोनों ही इंडस्ट्री जो है वो ब्रिटेन में है, वो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा फ्लरिश किए थे, यानी बहुत ही ज्यादा बढ़े थे, क्योंकि वहां पर गुड क्वालिटी का कॉटन था जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था। तो अब आप चंपारण मूवमेंट के बारे में जानते ही हो, जो कि बिहार में 1917 में शुरू हुआ था। और ये मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि वहां के जो फार्मर्स थे उनको अपने जमीन पर इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था, क्योंकि इंडिगो जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। यानी ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे उनके लिए इंडिगो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जरूरी था। इसलिए बिहार के फार्मर्स को इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था।
एंड इसकी वजह से वो लोग अपने ज़मीन पर फूड ग्रेन्स नहीं उगा पा रहे थे अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपने फैमिली को खिलाने के लिए। तो 1990s के बाद जो इंडिया है वो मॉडर्न कंट्रीज के हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर के साथ compete नहीं कर पा रहा है। आज इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है और इंडियन एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ताकि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके एग्रीकल्चर की टेक्निक में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो लागू हुआ था उसकी वजह से कुछ चेंजेस तो हुए थे, लेकिन ये आज तक कंट्रोवर्सी में है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे जो लैंड है वो डिग्रेड हो गए हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल्स की वजह से जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो अब इन सब से दूर एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है यहाँ पर, जिसे जीन रिवोल्यूशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक पावरफुल सप्लीमेंट है जो न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स को इन्वेंट कर सकता है। इनफैक्ट आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें फैक्ट्री से बने केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता है एंड इसकी वजह से ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो सोचते हैं कि अगर इंडियन फार्मर्स जो है वो इसी तरह से अपने छोटे छोटे जमीन पर फूड ग्रेन्स को उगाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल फेस करना पड़ेगा। अगर इंडिया के रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 833 मिलियन, जो कि 250 मिलियन हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड पर डिपेंडेंट है। यानी पर पर्सन के हिस्से में कितनी जमीन आती है अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो वो ऑन एन एवरेज लेस देन हाफ हेक्टर होगा एक पर्सन के हिस्से में, यानी हाफ हेक्टर से भी कम आएगा। तो अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन फार्मर्स को अपने क्रॉपिंग पैटर्न में डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, यानी उन्हें सीरियल्स के बजाय हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने की जरूरत है। इसकी वजह से उनका इनकम भी इंक्रीज होगा और जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। अब क्योंकि फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स जैसे कि जथोरबा और जोजोबा, इन सभी को लेस इरिगेशन की जरूरत होती है राइस और शुगर के इनके मुकाबले, तो फार्मर्स जो है वो ये सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं। अब इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर है उसकी मदद से हम अलग अलग वैरायटी के हाई वैल्यू क्रॉप्स उगा सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पता है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।